नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी। आज संज्ञा प्रकरण का भाग 3 प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, जिसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी मुख सहित नासिका से जो वचन अर्थात उच्चरित जो वर्ण है वो अनुनासिक होता है। इसकी वृत्ति नीचे देखिए लिखा है, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, यानी मुख सहित नासिकया, मुख के सहित मुख के साथ नासिका के द्वारा उच्चारण होने वाला वर्ण यानी अक्षर जो होता है वो अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। यानी वर्णों का उच्चारण मुख से तो होता ही है, उसके साथ साथ जब किन्हीं वर्णों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है, नासिका का भी उन वर्णों के उच्चारण में सहयोग होता है, तो उन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। इसीलिए जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत और उदात्त अनुदात्त और स्वरित होके 9 भेद हुए हैं, उनकी जब वो सब अनुनासिक हैं यानी बिना नासिका के बोले गए वर्ण हैं, और जब नासिका के सहित नासिका के साथ हम बोलेंगे तो वो अनुनासिक संज्ञा होगा। और इसी प्रकार से एक वर्ण 18 भेदों वाला होता है। जैसे देखिए 18 भेद तो होते हैं उसके, लेकिन इसमें आपके नीचे दिखाया जा रहा है कि जो वर्ण हैं, कुछ वर्ण हैं जो 18 के भेद हैं, कुछ 12 के भेद हैं। तो लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अनुनासिक हैं ही। वह कौन से वर्ण हैं? ञ, म, ङ, अं, कं आदि। और इसी प्रकार से जो है कि आ, इ, उ, ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः। इसमें सभी वर्ण 18 वर्णों के 18 भेद नहीं है। जो वर्ण हैं वो है अ, इ, उ, ऋ। ये 4 वर्ण जो है वो 18 प्रकार के होते हैं, 18 भेद उनके होते हैं। जैसा कि 9 अनुनासिक और 9 अननुनासिक के भेद से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से ये 18 प्रकार के होते हैं। ये जैसा कि नीचे आप एक तालिका दी गई है स्वरों की, उसमें दिया गया है कि ये आ, इ, उ, ऋ और जो है वो 18 के भेद होते हैं। उसमें जो है क्या है कि इसके बाद बताया गया कि ऋ वर्णस्य द्वादश, यानी ऋ वर्ण जो है वो 12 प्रकार के होते हैं। वो 18 प्रकार के नहीं होते, उसमें 6 कट जाते हैं। वह कौन से हैं कि ऋ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है। तालिका के माध्यम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक इत्यादि दिए गए हैं, उसमें ऋ वर्ण नहीं है। इस प्रकार से जब 6 आपका ये ह्रस्व है और 6 आपका प्लुत है, ये मिलाकर ऋ वर्ण 12 प्रकार के हो जाते हैं। इसमें दीर्घ का अभाव होता है। एषामपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावात्। एच वर्ण जो है वो उसमें ह्रस्व का अभाव है। एच एच यानी प्रत्याहार एच जो है, तो एच प्रत्याहार में क्या आता है? ए, ओ, ऐ और औ। ए, ओ, ऐ और औ। अब इनमें क्या है कि पहला वर्ण एच का ए ही ले लीजिए, तो ए ये 2 वर्णों से मिला है। आ और ई मिलाकर ए होता है। ए स्वतंत्र रूप से नहीं है, तो जब ये यहाँ पे 2 वर्ण हैं तो उसमें
जो है ऋस्व कहाँ से रह जाएगा, इसलिए यहाँ ह्रस्व है ही नहीं, यहाँ पर दीर्घ और प्लुत होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋस्व का अभाव होता है और यह जो है ऋस्व के अभाव से ये एच वर्ण भी, यानी ये जो 4 वर्ण हैं ए ओ ऐ औ, ये भी 12 प्रकार के होते हैं, इसके भी 12 भेद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो ऋस्व दीर्घ प्लुत है वो मात्रा पर आधारित भेद है और जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है वो वर्णोच्चारण पर आधारित है, बारोच्चारण स्थान पर आधारित है और नासिका के सहयोग पर जो आधारित भेद है वो अनुनासिक और अननुनासिक है। अब तालिका के माध्यम से आप इसको स्पष्ट समझ सकते हैं कि सभी वर्णों के कितने भेद होते हैं। आगे जब प्रक्रिया इसकी व्याकरण में चलेगी तो जहां पर भी आ वर्ण लिया जाएगा, ई वर्ण लिया जाएगा या कोई भी ऐसा वर्ण लिया जाएगा जो यहाँ पर जितने इसके भेद बताए गए हैं, तो उससे हम ये समझ लेंगे कि वो इतने प्रकार का एक ही वर्ण आ ना समझ के वो 18 प्रकार के वर्णों का बोध होगा और बोध ऐसा किया भी जाता है। जैसे आपने आ ले लिया तो आ यानी ये ऋस्व दीर्घ और प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से ये 18 प्रकार का समझा जाएगा। जैसे आपका कह दिया गया आगे, खैर छोड़िए इसको आगे समझेंगे हम, अभी इतना ही समझा जाए कि यह वर्ण आ ई उ री और री, ये 5 जो है वो ह्रस्व उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक से होते हैं। आ ई उ री ए ओ ऐ और औ दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं और आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से होते हैं। तो इस प्रकार से आ ई उ और री इतने जो है के 18 भेद होते हैं। बाकी जितने सब वर्ण होते हैं उनके 18 प्रकार होते हैं, बाकी के वर्ण 12 भेद होते हैं। अब ये आपका स्पष्ट हो गया। इसके बाद दूसरा जो सूत्र आता है आपका कि सवर्ण संज्ञा, इसके साथ समझिए कि ये सूत्र भी है और संज्ञा है इसकी सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, यानी कि तुल्यास्य यानी तुल्य, समान स्थान और प्रयत्न यानी कि जो प्रयत्न जो हम प्रयास करते हैं उसमें जहां पर समान स्थान और प्रयत्न जहां पर होते हैं वो सवर्ण संज्ञा वाला होता है। उसकी वृत्ति देखिए क्या है कि तालवादि स्थानम, यहाँ कहा गया तुल्यास्य यानी तुल्य, समान स्थान और प्रयत्न सवर्ण होता है। तो ये तुल्यास्य तुल्य और प्रयत्न कहाँ पर सवर्ण होगा उसका स्पष्ट यहाँ पर किया गया आपकी वृत्ति में कि तालवाद स्थानम अभ्यांतर प्रयत्नश्चेत तद द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञा स्यात्, यानी तालुवादी जो स्थान है, यानी तालुवादी क्या है? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये सब आपका वर्णों का उच्चारण स्थान है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि 8 उच्चारण स्थान हैं आपके, वो कौन कौन से हैं इसका हम आगे, पहले हम इसका सवर्ण संज्ञा को जान लें कि तालुवादी, तालुवाद तो हम जानते हैं कि ये उच्चारण स्थान है, तो तालुवाद या कंठ आदि जो भी हो, लेकिन यहाँ तालु से प्रारंभ हुआ, यानी तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं, कोई भी स्थान हो उच्चारण स्थान, वो उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न यानी जो भीतरी प्रयास होता है, अभ्यांतर यानी भीतर का और बाह्य यानी बाहरी,
दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, लेकिन जो अभ्यांतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न नहीं, अभ्यांतर प्रयत्न, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान अभ्यांतर होता है और कुछ वर्णों का बाह्य होता है। उच्चारण स्थान भी जो है वो निर्धारित होते हैं वर्णों के। तो ये जहां पर उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न जिन वर्णों में एक होता है, दो वर्ण हैं लेकिन दोनों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न जहां पर एक होगा, उन वर्णों की, उन वर्ण की नहीं, उन वर्णों की क्या है, उन दोनों वर्णों की जिस वर्ण का जिसके साथ मिलते हों, तालुवाद स्थानम अभ्यांतर प्रयत्न चा एतद्द्वयम्, तालुवादी जो वर्णोच्चारण स्थान है और अभ्यांतर प्रयत्न है, ये दोनों जिस वर्ण का तुल्यम यानी समान हो, मिलते हों, जिन वर्णों के साथ मिलते हों, तन्मिथः उन दोनों का परस्पर, उन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञं स्यात्, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। यानी उन दोनों वर्णों की, वर्ण तो दो रहेंगे लेकिन दोनों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक होगा। तो मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न का वर्ण एक ही होगा, उसको हम कहेंगे सवर्ण संज्ञा। तो अब सवर्ण संज्ञा, लेकिन उसके लिए एक वार्तिक दिया गया, जिसको वार्तिक तो जानते हैं कि कात्यायन का लिखा है वार्तिक। इन्होंने उस पर वार्तिक क्या लिखा है कि रील री वर्णयो मिथः सावर्णं वाच्यम, यानी री और री। देखिए उच्चारण स्थान भी कहीं पर देखिए री का तो 12 ही स्थान है, लेकिन अब उसमें से लेकिन यहाँ पर कहा गया कि री और री वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ऐसा कात्यायन ने कहा, पाणिनि ने कहीं नहीं कहा है कि री और री वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी। अब यहाँ पर ये जो प्रयत्न है कि अभ्यांतर प्रयत्न कहा गया, तालुवादी उच्चारण स्थान, तालु दंत मूर्धा ये सब उच्चारण स्थान हैं, और जो अभ्यांतर प्रयत्न है यानी वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्रयत्न किया जाता है, और वो कुछ प्रयत्न मुख के भीतर किए जाते हैं और कुछ बाहर किए जाते हैं। तो जो मुख के भीतर होता है यानी मुख के भीतर का जो प्रयास होता है, उसे हम अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। और जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तब बुद्धि उसके उच्चारण का पहले निश्चय करता है। निश्चय होते ही मन जठराग्नि को, यानी शरीर के भीतर जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और जठराग्नि वायु को प्रेरित करता है। वो वायु नाभि स्थल से उठकर मूर्धा से टकरा जाती है और शीघ्र ही लौटकर मुख से बाहर निकलती हुई विभिन्न उच्चारण स्थानों से टकराने के कारण वो वर्णों को उत्पन्न करती है। तो जिन वर्णों वो जिन स्थानों से वो टकराती है और टकराकर वो वर्ण निकलता है, उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न जहां पर समान होगा, उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसके साथ ही अब ये जो ये कहा गया कि रील री वर्णयो, तो रील री वर्ण का वार्तिक के अनुसार सवर्ण संज्ञा होगी। धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि उच्चारण स्थान तो हैं, जब वो टकराकर उन स्थानों से वर्ण का वर्ण उच्चरित होता है, लेकिन वो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और वो निर्धारित है कि वो वर्ण उसी स्थान से टकराकर निकलते हैं, तो वो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और उन उच्चारण स्थानों से
कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।